Hello students, today we will start the chapter 3 of history class 8 रूलिंग द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र पर शासन करना। द कंट्री बिकम्स द दीवान यानी कि कंपनी जो थी वो दीवान बन गई। कब बनी, कैसे बनी, इसके बारे में इसमें चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। On 12th August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Curtin, with the few establishment and Indians as witness. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in good setting. The painter was commissioned by the Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. यानी कि 12 अगस्त 1765 को जो था मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि ये घटना जो है, ये जो इंसिडेंट था वो इसमें थोड़े से अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी। लेकिन जो ऊपर पिक्चर दी गई है, जो ऊपर चित्र दिखाया गया है, इसमें ये इस घटना में एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। और ये जो पिक्चर है, इसमें चित्रकार, इसको बनाने वाले ने इसको इस तरीके से बनाया है कि जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को विचित्रित करने के जिम्मा जो था उसको सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बहुत बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. दीवान के तौर पर जो कंपनी थी उसने अपने नियंत्रण में यानी कि उसको अपने अंडर वाले जितने भी भूषण के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक क्या थी वो बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को अच्छे तरीके से इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था, उसको खोजना था। इसलिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के जो खर्चे बढ़ रहे थे उनको वो क्या कर सके, पूरा कर सके और उसमें आमदनी को क्या कर सके, उसको जुटा सके, इकट्ठा कर सके। व्यापारिक कंपनी जो दूसरी व्यापारिक कंपनी थी उसके नाते उसे ये ख्याल भी रखना था कि उसे अपनी वह ज़रूरतों को कैसे खरीदारी करे और उसको साथ के साथ क्या करती रहे, बेचती भी रहे। इसके साथ देखिए ओवर द years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alternate power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. यानी कि समय के साथ साथ जो था कंपनी को ये भी समझ में आने लग गया कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी कि उसको सारी सही तरीके से आगे चलना होगा। बाहरी ताकतों की होने की वजह से उसे उन लोगों को शांत भी रखना था जो गांव वगैरह में शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी
पावर्स थी और रिस्पेक्ट थी, यानी कि ताकत भी थी और सम्मान भी था। ऐसे जो लोग स्थानीय सतह में रह चुके थे और उन्हें क्या करना था, अपने कंट्रोल में रखना था, उनको नियंत्रित भी करना था, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था, मतलब उसको बिल्कुल भी ख़त्म नहीं वो कर सकते थे। ये काम कैसे हो, किस तरीके से हो, उस ग्रामीण इलाकों को उसमें कैसे उपनिवेश कैसे बनाया और आय को संसाधन कैसे जुटाए, यानी कि इनकम सोर्सेज को कैसे उसने जुटाया, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों को खेती कैसे कराएगी, इस तरीके इसको करने के लिए ये सारे उन्होंने प्रोसीजर जो था वो उसमें मेंटेन करने की कोशिश की। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, आगे देखिए, द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सो itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The efforts was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and fine cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now, the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for एक्सपोर्ट, यानी कि कंपनी की जो आमदनी थी उसको कैसे बढ़ाने की कोशिश की गई, उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन उसके पास अभी भी खुद को एक वो व्यापारी ही, यानी कि वो ट्रेडर ही अपने आप को मानती थी। कंपनी जो थी ज़्यादा से ज़्यादा लगान तो चाहती थी, रेवेन्यू तो चाहती थी, लेकिन उसके जो वसूली करने का या उस लोगों से इकट्ठा करने का उसको जो था, उसका जो नियमित व्यवस्था थी, उसमें वो क्या कर रही थी, थोड़ी सी हिचक रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर, यानी कि वो कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा क्या करे, खरीदे। इसी कारण से यही रीज़न था कि उसमें 5 साल के अंदर अंदर बंगाल में एक कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य को क्या कर हो गया था, उसमें डबल हो गया था, दोगुना हो चुका था। और 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का क्या करती थी, पहले वहाँ से सोना और चांदी मंगवाती थी, कहाँ से, ब्रिटेन से, और इन चीज़ों के बदले में क्या करती थी, सामान खरीदती थी, आयात करती थी और उस इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले जो पैसे से ही क्या होता था, निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो था वो बहुत ही ज़्यादा उसको क्राइसिस जो थे बहुत ज़्यादा गहरे संकट में वो क्या था, उसमें फंसती जा रही थी। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company of low prices. कारीगर जो थे वो क्या हो रहे थे, गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि जो कंपनी थी वो उनको जो वो सामान बेचते थे, अपने हाथों से बनाकर बेचते थे, उनको वो उनका पैसा पूरी तरह नहीं दे रही थी, उनको कम पैसे से खरीद रही थी। इसलिए जो थे वहाँ के जो कारीगर थे, गांव के जो कारीगर थे, वो सारे गांव छोड़ कर वहाँ से जा रहे थे। फिर किसान जो था वो अपना लगान, यानी कि जितना भी था उसको लगान वो प्रॉपरली नहीं चुका पा रहा था। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। आर्टिसन प्रोडक्शन वॉज इन डेक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोड साइंस ऑफ कोलैप्स। इससे क्या हुआ कि वो अपना लगान भी नहीं दे पा रहे थे, उनको कम कीमतें मिल रही थी, चीज़ों जो थी कंपनी को उनको धक्के से क्या उनको कम पैसे में उनको बेचनी पड़ रही थी, और कारीगरों का जो उत्पादन था वो क्या हो रहा था, दिन ब दिन कम होता जा रहा था, गिरता जा रहा था, और खेती जो थी वो बिल्कुल कोलैप्स होती जा रही थी, चौपट होती जा रही थी। और तब
Then in 1770, a terrible famine killed then 10 million people in बंगाल। और 1770 में जो अकाल पड़ा था बंगाल में, उसके कारण करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोगों की क्या होगी, मौत हो गई। उनको मौत की नींद सो गए थे सारे के सारे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। और इस अकाल में जो था लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इसके बाद है द नीड ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में सुधार की ज़रूरत। इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन ruins, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ द रेवेन्यू इनकम। अगर अर्थव्यवस्था में यानी कि संकट, क्राइसिस आते भी थे, तो कंपनी को अपने जो उनका आय के बारे में क्या करती थी, वो आश्वस्त रह सकती थी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। कंपनी के जो ज़्यादातर जो ऑफिसर्स थे, उनको ये लगने लगा था कि ज़मीन में इन्वेस्ट करना और खेती में सुधार लाना जो है वो क्या है, ज़रूरी है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी ज़रूरी है। हाउ वॉज टू बी डन, और ये कैसे किया जाए। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इस सवाल पर ये काफ़ी टाइम जो थी, काफ़ी समय तक इसके बारे में बहस चलती रहेगी, ये काम किस तरह किया जा सकता है। अंत में जो था, कंपनी ने 1793 में ये स्थाई जो था, परमानेंट जो था, इसका बंदोबस्त लागू कर दिया। बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, द राजाज एंड तुगलक्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। और इस बंदोबस्त की इसमें ये शर्तें थी कि राजाओं और तुगलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उनको ये कहा गया कि वो क्या करें, रेंट कलेक्ट करें पीजेंट से, और उनको क्या कि कंपनी को क्या दिया जाए, रेवेन्यू दे दिया जाए। उनको क्या करना था, किसानों से लगान वसूलना था और कंपनी को वो देना था। और उनकी ओर से चुकाए जाने वाली जितनी भी राशि थी, वो स्थायी रूप से तय कर दी गई भी उनको कितना रेवेन्यू उनसे लेना है। इसका मतलब ये था कि फ्यूचर में कभी भी इसमें कोई इम्प्लीमेंट होता है, अगर इसमें कोई इजाफा, इसको बढ़ाया जाता है, तो इसको कभी भी इसमें बढ़ावा किया जा सकता है, रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे। अंग्रेज़ों को ये लगता था कि इससे उन्हें क्या होगा, नियमित रूप से रेवेन्यू जो है, वो राजस्व जो है उनको मिलता रहेगा, और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का क्या होगा, उसमें प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। उन्हें ये लगता था क्योंकि राज्य की ओर से जो भी रेवेन्यू की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। इसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. जो भी इन्होंने बंदोबस्त किया था, उसमें क्या आनी शुरू होगी, प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, उसमें समस्याएं आनी शुरू हो गई। कंपनी के अफसरों ने ये देखा कि अभी भी ज़मींदार जो हैं वो ज़मीन में सुधार के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए ज़मींदार जो हैं वो कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे थे। The revenue that had been fixed was so high that the जमींदार found it difficult to pay. और कंपनी ने जो रेवेन्यू तय किया था, वो इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने में ज़मींदारों को क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। अगर कोई अपना रेवेन्यू नहीं दे पाता था जो फिक्स किया हुआ था, तो वो क्या हो जाता था, उनसे जमींदारी जो थी वो छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट
ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। और बहुत सारी जमींदारी को कंपनी ने क्या कर दिया, नीलाम कर दिया, ऑक्शन कर दिया उसके। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, द प्राइजेज इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। और 19वीं सदी में के जो स्टार्टिंग का टाइम था उसमें क्या हुए थे, कंडीशन जो थी वो बिल्कुल बदल चुकी थी। बाज़ार में इसकी क्या हुई, कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का क्या होने लग गया, यानी कि एग्रीकल्चर का हो गया विस्तार होने लग गया। और कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, यानी कि विस्तार होने लग गया। इससे क्या हुआ कि दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। इसमें कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ज़मींदारों को अपनी आमदनी में सुधार तो हो गया, लेकिन कंपनी वालों को इससे कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए अब रेवेन्यू जो थी वो फिक्स कर चुकी थी, तय कर चुकी थी। अब वह जो रेवेन्यू में वृद्धि भी, उसमें उसको ज़्यादा रेवेन्यू की वो डिमांड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो परमानेंटली ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था। Even then, the Jamidar did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of the settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the Jamidar could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land. लेकिन जो ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इसमें ये था कि शुरुआती सालों में वो ज़्यादातर ज़मींदार जो थे वो अपनी ज़मीन जो थे वो गंवा चुके थे, और जो रह गए थे जिनके पास ज़मीनें थी कुछ एक लोगों के पास, उन्हें भी वो बिना परेशानी और निवेश के क्या कर रहे थे, वो उसमें खतरा उठाए आमदनी को वो क्या कर रहे दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उसमें लगान वसूल करते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, क्योंकि उनको क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान देना पड़ता था।